सारा प्रणाम, आप हैं समय के साथ और आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राज्य का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे चुना है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं। हम लोग करेंगे अरविंद मोहन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका सर जानना चाहेंगे आपसे, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार? क्या नीतीश सरकार की कोई एक उपलब्धि मानते हैं आप या पूरी तरह से नकार रहे हैं उसे? कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी के ललन कुमार बेगूसराय से आगे चले हैं, अभी जो खबर हमें मिल रही है। इसके अलावा हम रुख करना चाहेंगे दरभंगा का। साफ हो गया है, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या को आस्था की नजर से देखने के लिए अयोध्या आई। 18 साल पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या को ऐसी नजर लगी कि यहां के लोगों का अमन चैन छिन गया। 6 दिसंबर 1992 को जमीन की लड़ाई में अयोध्या जल उठी थी। धर्म के नाम पर एक धर्मनिरपेक्ष देश दो खेमों में बढ़ चुका था। लड़ाई इस बात की थी कि आखिर इस विवादित जमीन का मालिक कौन है। तो सबसे अनोखा, अद्भुत और अविस्मरणीय कवरेज लेकर हम हाजिर हैं। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर हमारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं, वैसे वैसे वो तमाम राजनीतिक चिंतक, विचारक जिन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लगभग 1 घंटे का और इंतजार। और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की भी तस्वीर सबसे पहले आपको समय दिखाएगा। फिलहाल पंजाब में क्या कुछ होने वाला है उसके लिए हम रुख कर लेते हैं आनंद विजय का। गोली की रफ्तार से हवा को चीरकर अटारी वाघा बॉर्डर के गेट की ओर बढ़ते हुए बीएसएफ के जवान। हर रोज सरहद के दोनों तरफ बैठे हुए हजारों लोग अपने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी अपने इन जवानों पर नाज करता है, उन्हें सलाम करता है। एक तरफ से सहारा दे रही मनु को ऐसा लगा कि नाथूराम गोडसे बापू के पैर छूना चाहता है। जब भी बापू के कोई पांव छूता उन्हें अच्छा नहीं लगता, लिहाजा गोडसे को रोकते हुए मनु ने कहा कि पहले ही प्रार्थना के लिए बापू को देर हो चुकी है, ऐसे में आप उन्हें और परेशान क्यों कर रही हैं? 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में एक बार फिर से जोरदार वापसी हुई। सदमे में रही सोनिया गांधी ने अचानक एक दिन अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसके बाद बदल गए सत्ता, सरकार और 125 साल पुराने संगठन के सारे समीकरण। सारा प्रणाम, आप हैं समय के साथ और आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 32 दिनों में हमारे संवाददाताओं ने 1 लाख मतदाताओं से पूछे पूरे 20 सवाल। हमें 23,421 सैंपल साइज के 4,68,421 जवाब मिले और अब उसी के नतीजे हम आपको अपनी इस पेशकश में दिखाने जा रहे हैं। जी हां, दिखाने जा रहे हैं कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे पहले ये जानने का आपको हक है कि आखिर ये सर्वे हमने कैसे किया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं हमारे न्यूज रूम का नजारा। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मौजूद हैं जो बताएंगे हमें कि बिहार का विकास आखिर हुआ कितना है और 15 और 5 सालों में जो तुलना की जा रही है नीतीश सरकार और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की, नीतीश क्या उस पर भारी पड़े हैं या फिर नहीं। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने देश के सबसे बड़े सर्वे के लिए सबसे पहले अपने ही प्रिंटिंग प्रेस में 1 लाख सैंपल पेपर छपवाए। हर सैंपल में बिहार की सरकार के कामकाज से जुड़े 20 सवाल थे। यही नहीं, सहारा न्यूज नेटवर्क ने अपने राष्ट्रीय सहारा अखबार और उर्दू अखबार रोजनामा के बिहार एडिशन में भी इन सवालों को पहले पन्ने पर छापा और अखबार के जरिए भी सर्वे कराया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी न्यूज नेटवर्क ने अखबार के जरिए सर्वे कराया। बिहार के कोने कोने में सहारा न्यूज नेटवर्क के लोग देश के सबसे बड़े सर्वे का सवाल लेकर पहुंचे। छात्र, बुद्धिजीवी, कारोबारी, पढ़े लिखे किसान और मजदूर
हर किसी ने बढ़ चढ़कर इस ऐतिहासिक सर्वे में हिस्सा लिया और बिहार के आने वाले 5 साल की तस्वीर बनाने के लिए सहारा न्यूज नेटवर्क की ऐतिहासिक पहल में शरीक हुए। तो बिहार की जनता ने अब तक का देश का राज्य का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे चुना है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम लोग करेंगे अरविंद मोहन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका सर जानना चाहेंगे आपसे, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार? जो आपका सर्वे बताएगा वो असली चीज़ तो वो है। ऐसे आमतौर पे पॉजिटिव चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और उसकी वजह जितनी इस सरकार का काम है उससे ज़्यादा पिछली सरकार का काम न करना है, क्योंकि उधर अगर काम नहीं हुआ है तो अब जो भी कुछ थोड़ा हुआ है वो ज़्यादा दिखता है। आपके सर्वे से और ज़्यादा शायद क्लियर होगा, क्योंकि ये बेस बहुत बड़ा है। 1 लाख का बेस बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल। हम अपने सहयोगी दिनेश के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों की जुबानी आखिर बिहार क्या कहानी कहता है। प्रसून जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 15 और 5 साल की तुलना लगातार की जा रही है। नीतीश सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि 5 साल में ज्यादा विकास हुआ है और आगे हमें समय मिला तो हम इससे भी ज्यादा विकास करेंगे। आप क्या मानते हैं, जमीनी हकीकत कितनी है वहां की? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि स्थानीय स्तर पर बहुत असंतोष है अभी जी। पूरी तरह से लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ सड़कें बना देने से लोग यह नहीं समझते कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन इस मामले में लोग सही मान रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जहां कुछ भी नहीं किया वहां इस सरकार ने कुछ किया है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं। बिहार की जनता सिर्फ प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचती है जी, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सोचती है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके फैसले कुछ और हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सोचती है। नवीन जी, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बिहार की जनता की जो सोच है 15 साल पहले जो थी और आज के दौर की सोच है उसमें बदलाव आया है? इस वक्त जो विकास जिसकी बात लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं वो वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, विकास बिहार में पिछले 5 साल में विकास डेफिनेटली बहुत तेजी से हुआ है। और केवल हम 15 साल पीछे की बात नहीं करेंगे। अगर आप जाइएगा 25 साल और 30 साल पहले तो कंपेयर अगर कीजिएगा तो पिछले 5 साल में बिहार में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है वो एक बहुत ही रियल परिवर्तन है और वो दिखाई दे रहा है। रोड, हेल्थ, एजुकेशन, हर क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है और ये बदलाव आपको इलेक्शंस में इसके रिजल्ट्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड होंगे। जी बिल्कुल, ये बदलाव मनोज यहाँ के लोगों का कहना है कि नजर आ रहा है। वहां पर भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बैठे हुए हैं, उनका क्या मानना है? 5 साल में जिंदगी पर असर कितना देखा जाए? औसत अच्छा और बहुत अच्छा मानने वालों की तादाद ज्यादा है, आप इससे कितना सहमत? अगर हम पिछली सरकार को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं तब इस सर्वे के हिसाब से जनता के नज़र में सरकार की छवि अच्छी हुई है जी। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखकर बिहार की तुलना अन्य राज्यों से करते हुए अगर हम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि बिहार कहीं बहुत पीछे है बाकी राज्यों की जो प्रगति की दर है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर नीतीश कुमार के एक स्टेटमेंट पर जाए तो उन्होंने कहा था कि 15 साल में जो जख्म दिए गए हैं बिहार को, अभी तो हम सिर्फ उस पर मरहम लगा रहे हैं, पूरी तरह से ठीक होने में अभी और वक्त लगेगा। क्या आप नीतीश के इस बात से सहमत हैं? और जैसा कि उन्होंने कहा कि देश से अगर हम तुलना करें तो बिहार अभी भी पीछे है। देखिए, नीतीश ने अगर ये बात कही है तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सतर्क होकर ये बात कही है और वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात कहें उनको बड़बोलापन माना जाए। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे इसके अंदर एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है औसत की। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम और बहुत मानी खेस किस्म की कैटेगरी है। इन लोगों को माना जा सकता है कि ना वो लोग बहुत खुश हैं ना वो लोग बहुत नाराज हैं। जैसा कि अभी चंद्रभान जी ने कहा कि आपका सर्वे बताता है कि सरकार के खिलाफ जनता में एंगर नहीं है, गुस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो औसत वाली कैटेगरी है, जब आप और दूसरी जगह अपने सर्वे के दूसरे मुकामों पे पहुंचेंगी तो आप पाएंगे कि औसत वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा बातें हमसे कह रही है। ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी जा सकती है। अगर ये ऊपर जाएगी तो नीतीश कुमार को फायदा होगा और नीचे जाएगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो ताकतें वहां सक्रिय हैं उनको लाभ होगा। जी, यानी कि अगर ऊपर जाती है तो नीतीश कुमार को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर नीचे आती है तो इसके लिए खतरा भी हो सकता है। और फिलहाल 21 तारीख से चुनाव शुरू होने हैं। और दूसरा जो हमारा सवाल है, सरकार वायदे में कितनी कारगर है, ये हमें बताएंगे आंकड़ों की जुबानी। लालू प्रसाद यादव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। लालू प्रसाद जी, जो सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है? सर्वे के जो नतीजे आए हैं 60% लोग मान रहे हैं कि हाँ पूरी तरह से खरी उतरी है सरकार। देखिए, इस पर हमको कोई बहस नहीं करना है।
जो मालिक चाहेगा वही रिपोर्टर करेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं, उनके नाम पता क्या है जो आपको राय दिया है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी, बाद में पूरा डिटेल आपको मेल कर दिया जाएगा कि हमने सर्वे किस तरह से और कहां-कहां करवाया है। लेकिन यहाँ पर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बता दें कि समाचार पत्र, उर्दू दैनिक और तमाम अलग-अलग जगहों पर जाकर हमने ये सर्वे किया है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, क्या नीतीश सरकार की कोई एक उपलब्धि मानते हैं आप, या पूरी तरह से नकार रहे हैं उसे? कोई उपलब्धि नहीं है, कोई नीतीश कुमार की उपलब्धि नहीं है। सिर्फ ये गांव-गांव में दारू खोला, फौज बिछवाया नीतीश कुमार ने और सबको पियक्कड़ बना दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया। शिक्षा के शिक्षक जितने हैं शिक्षक, सबके जीवन को चौपट कर दिया। 4000 पैसा मिलता, पढ़ाई कहाँ हो रही है भाई बताइए? जो लड़का 4000 पैसा समय पर भी नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाएगा क्या? लालू जी, यहाँ पर शहनवाज जी का कहना है वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अपराधीकरण की, तो 60% जनता ऐसी है जो मान रही है कि यहाँ सड़कों से अपराधी कम हुए हैं। देखिए, शहनवाज जी बीजेपी में हैं, बीजेपी के नेता हैं और इन लोगों की विदाई तय है चुनाव में, और क्या कह सकते हैं। ये कहना राम बहादुर भाई का, अन्य लोगों का, कि महिलाएं आज रात को चलती है। दिन दहाड़े एक बेटी को एग्जीबिशन रोड में पटना में कप्तान के घर के सामने फराक सलवार फाड़ के नंगा दौड़ाया गया, और वहां पर बोधगया में विदेशी महिला को दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार हुआ। वही नहीं, पटना में सबसे ज्यादा हत्या हुआ, सबसे ज्यादा मर्डर हुआ। फिर मैं कह रहा हूं कि 2/3 नक्सली घेर लिए हैं पूरे बिहार को, हमारे जवानों को मार दिया। नीतीश कुमार ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। जी, इन्होंने कहा था कि बिजली लाएंगे, उद्योग धंधा लाएंगे, बिहारी मजदूरों को वापस करेंगे। पहली बार लोग छुड़ा के निकाले और उसमें विपक्ष का सहयोग लिया, लेकिन गंगा बहा देंगे, गंगा बह रही है, नक्सली को के कब्जे से हम लोगों ने छुड़ाया। और जहाँ तक सवाल है कि आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, ये जितने रिकॉर्ड हैं वो बता रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है। पटना से भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं, उनके भी पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे सर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो औसत जो है वो सबसे ज्यादा 30% लोग मानते हैं कि हाँ, सरकार ने जो वायदे किए थे उसने पूरे करने की कोशिश जरूर की है। आप क्या देखते हैं इसमें? पहले दोनों सवाल का जवाब हम देखेंगे, लोगों का रिस्पांस देखेंगे, तो दोनों में अगर औसत और औसत से अच्छा देखेंगे तो 60% से ज़्यादा है। एक में पहले में औसत और औसत से अच्छा 67% है, दूसरे में 61% है। इसका मतलब या तो लोग बहुत खुश हैं या खुश हैं। ये नीतीश के बहुत बड़े पक्ष में जाता है मेरे हिसाब से। फैंस सीटर अभी हैं, हो सकता है क्या है कि बाकी ओपिनियन को देखने के बाद फिर वो भी अपना मन बना लें जी। लेकिन इसका मतलब इस दोनों सवाल से सीधा फायदा तो नीतीश को जाता है, दिखता है साफ तौर पे। जी बिल्कुल, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि कुछ हद तक नीतीश के पक्ष में, हालांकि ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो दिनेश हमें बताएंगे कि क्या चीजें पक्ष में हैं। की बदलाव की जरूरत है। 38% मानते हैं, 62 ऐसा मानते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बिहार की जनता 62% लोगों का ये मानना है कि हाँ बदलाव हुआ है और पुलिस और प्रशासन पहले से काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो आप लोगों ने सर्वे किया है वो जो एक फार्मूला पिछले 5 साल पहले तय हुआ, एक रोड, पानी, सड़क, बिजली, और उसमें ये जुड़ा कानून व्यवस्था का सवाल। मुझे ये लगता है कि इस विकास के इस फार्मूले से बिहार निकलने की छटपटाहट में है, और एक तरह से बिहार का ये एक संक्रमण काल का चुनाव है जी। यहाँ से बिहार को तय करना है कि वो कहाँ पर जाएगा।
आपके जो सवाल के अभी जो जवाब इसमें आए हैं, देखिए इसमें एक विरोधाभास भी आपको दिखाई देगा। 4 सवाल आपने किए हैं और 4 जवाब जो आए हैं उनके परसेंटेज में आप अंतर देखिए। मेरा ये कहना है कि आप अगर ये कहते हो कि राजनीति के अपराधीकरण में कमी आई है, तो आप ये कह सकती हैं कि जो नॉन अपराधी थे अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ रही है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं हुआ है। राजनीति का अपराधीकरण के मायने केवल ये नहीं होते हैं कि जो एक अपराधी का चेहरा है वो सामने आकर चुनाव लड़ रहा है, केवल वही नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं की या फिर आम लोगों की, वो अब रात को 12 बजे सड़कों पर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे आप? जी हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार में सिर्फ विकास के नाम पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज के दिन विकास वो स्ट्रेंथ में नहीं हुआ जो कि उस पार्टी को री इलेक्ट कर सके। दूसरी बात यह है कि बिहार के जो लोग हैं वो आपको कितना सच बताए हैं ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो वोटर है बहुत ही ज़्यादा चुस्त और चालाक है, हम लोगों से ज़्यादा चुस्त और चालाक है। और ये बात मान लीजिए आपकी भारत जो बिहार है वो, मैं उसको भारत का फ्रांस बोलता हूँ, इज द थॉटिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। ढाई घंटे और रह गए हैं जब देश के सबसे बड़े विवादास्पद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट में। सुबह 6 बजे से ही पल पल की खबरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और यहाँ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं, गतिविधियां और तेज हो गई हैं क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और देख सकते हैं देश विदेश की मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार ये संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे और रह गए हैं। इस वजह से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है और 2.5 घंटे के बाद ये साफ हो जाएगा कि अयोध्या में जो विवादित जमीन है असल में उसका मालिक कौन है। 4 अलग अलग पक्ष हैं और इन चारों मुद्दे पे आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 27 जुलाई को इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका था। 24 तारीख को फैसले का ऐलान होना था, लेकिन उस दिन कुछ वजहों से नहीं हो सका, और आज यानी कि 30 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे ठीक 2.5 घंटे के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और यहाँ पर हम आपको वो जगह, वो मंच दिखाते हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय के कोई प्रतिनिधि आकर यहाँ से ऐलान करेंगे और हम सभी को इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर में विवादित मामले में असल हक किसका है, मालिकाना हक किसका है। इस वक्त मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अयोध्या से अखिलेश मिश्रा राजधानी दिल्ली के से मौजूद हैं, हमारे साथ राकेश, और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलोक से। आलोक, फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त और रह गया है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखी जा रही है? देखिए, बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की करें तो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए जा सकते थे वो उत्तर प्रदेश में किए गए। उत्तर प्रदेश के अलावा करीब 32 ऐसे शहर हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब बात अगर केवल उत्तर प्रदेश की करते हैं और लखनऊ राजधानी की करते हैं तो यहाँ पर 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। करीब 150 कंपनी से ज्यादा पीएससी के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगाह रखी गई है। हाईकोर्ट का जो परिसर है 1.5 किलोमीटर के इस एरिए को प्रतिबंधित कर लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ वकीलों की ही एंट्री हो रही है या फिर मीडिया के लोगों की जिनके पास अधिकृत पास है। और इसके अलावा बात करते हैं अगर पूरे शहर के तो पूरा शहर आम दिनों की तरह सामान्य है। स्कूल कॉलेज, पूरा शहर आम दिनों की तरह सामान्य है। मॉल्स में लोग जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद, इन सभी बातों के बावजूद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का फैसला आज अदालत सुनाती है। हमारे साथ संजीव सिंह भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ अखिलेश मिश्रा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अखिलेश, सुबह से तो एक शांति देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है किस तरह की गतिविधियां अयोध्या में नजर आ रही हैं? लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है इस फैसले का? देखिए,
चित्रा अगर बात करें तो 60 साल पे ये कुछ घंटे भारी पड़ रहे हैं और अयोध्यावासी बार बार घड़ी देख रहे हैं और वो हमसे भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पे आपको क्या कोई जानकारी मिली, कोई सूचना मिली। यद्यप सबको पता 3:30 बजे फैसला आएगा, लेकिन यहाँ पे कयासों के जोरदारी हैं, शांत है आमतौर पे, लेकिन सब में बेचैनी बढ़ी हुई है कि फैसला आ जाए, जल्दी आ जाए और क्या होगा। तो यहाँ पे जरूर बाहरी तौर पे आप देख सकते हैं शांत हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस बात का लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि फैसला चाहे जो आएगा उसका सम्मान करेंगे। हमने बात किया है लोगों को, अलग अलग चौराहे पे लोग खड़े हैं, एसपीओ जो हैं वो खड़े हैं, सामाजिक संगठन के लोग खड़े हैं, महंत खड़े हैं यहाँ पे और तमाम ऐसे, मैं आपको बता दूं लक्ष्मण किलाधीश हैं यहाँ पे, मैत्री रमन शरण जी, उन्होंने शांति का संदेश जारी किया है। तो कुल मिलाकर के संत समाज के साथ मिलकर के सारे लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि अयोध्या से हम एक ऐसा संदेश भेजेंगे कि जो पूरे देश में एक अमन चैन के लिए नजीर साबित होगा। चित्रा जी बिल्कुल, यानी कि अयोध्या पूरी तरह से तैयार है भाईचारे का संदेश देने के लिए, लेकिन सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, कहीं जो अराजक तत्व हैं वो इसका फायदा न उठा सकें। सीधे रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, गृह मंत्रालय के बाहर से राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे गृह मंत्रालय कैसे देश के उन संवेदनशील जगहों पर नजर बनाए हुए है, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से गृह सचिव डायरेक्ट यहाँ से मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए चित्रा, पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर रखे हुए है और जो इनका कंट्रोल रूम है 24 घंटे काम कर रहा है। केंद्रीय गृह सचिव मुख्य तौर पे जो है पूरे मामले पर, खासकर जो 6 संवेदनशील राज्य हैं उसके संपर्क में, लगातार संपर्क में है। और जहां तक बात है कि जिस तरह से जो आईबी इनपुट्स आते हैं, रोजाना सुबह आता है, वो सरकार के लिए शुभ संकेत देता दिख रहा है और उसमें साफ तौर पे विभिन्न राज्यों से, जो खासकर संवेदनशील राज्य हैं, उनसे जो रिपोर्टें आई हैं उसमें किसी तरह की परेशानी के लिए कारण सरकार के लिए नहीं है। ये साफ तौर पर रिपोर्टें बताई गई हैं। 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि प्रत्येक दिन जो है आंतरिक सुरक्षा पर पूरे मामले को रिव्यू करते हैं, 12 बजे अमूमन बैठक होती है और उस बैठक को 4 बजे रखा गया है। तो ये मामला भी उसमें चर्चा होगी। 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ चीफ, आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी खुद इस मीटिंग में रहेंगे, तो पूरे मामले पर रिव्यू किया जाएगा। चित्रा जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पल पल की खबर ली जा रही है गृह सचिव के द्वारा और गृह मंत्रालय के लिए भी एक बड़ी चुनौती है आज का दिन। हालांकि देखा जाए चारों तरफ शांति फैली हुई है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच किस तरह का फैसला सुनाती है। अब से थोड़ी ही देर के बाद लगभग 2.5 घंटे का वक्त और रह गया है। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है लखनऊ की, इस पूरे मामले पर लखनऊ के डीआईजी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हाईकोर्ट के आसपास का परिसर पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल मेंटेन किया जा रहा है। जो अधिवक्ताओं की आज लिस्टिंग लगी हुई है, उन अधिवक्ताओं का उनकी लिस्टें हमको प्राप्त हो गई हैं, रजिस्ट्री से, हाईकोर्ट रजिस्ट्री से प्राप्त हो गई हैं। उनको उसी लिस्ट के हिसाब से अंदर एंट्री दी जा रही है। बाकी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वो कृपया आज ऑनरेबल हाईकोर्ट में न आए। हाईकोर्ट के अंदर भी पर्याप्त और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाकी शहर को भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 8 जोन और 19 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सभी अधिकारी, सभी फोर्सेज, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज सभी अलर्ट हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण कार्य। तो हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के डीआईजी को सुना आपने, तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अजीत प्रताप सिंह और अपने सहयोगी संजीव सिंह का। अजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे, फैसला आने वाला है, थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी तमाम कानूनी पहलू बचे हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न जो दल हैं या फिर विभिन्न जो पक्षकार हैं वो शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, अब से लगभग 2 घंटे के बाद इस मामले का फैसला सुनाया जाएगा और इस तरह का मामला है कि इसमें सिर्फ वादी या वकील ही नहीं जो इस मामले से जुड़े हैं वही नहीं इंतजार कर रहे हैं, बल्कि सारा देश इंतजार कर रहा है। इतना अहम मामला है। जहां तक कानूनी की बात करें तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट में होती है और पहले भी जो सभी पक्ष कह चुके हैं कि यदि उनके फैसला नहीं आता है तो इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करेगा कि आखिर में कि जो 2.7 एकड़ जो विवादित जमीन है उस पे किसका मालिकाना हक है, क्या वो जगह मंदिर है, क्या वो जगह मस्जिद है, या फिर ये राज्य सरकार के पास, जो कि एक बार इस समय केंद्र सरकार जो रिसीवर है इस जमीन का उसके पास रहेगी।
जी, आपके पास लौटेंगे अजीत, और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संजीव सिंह भी हमारे साथ बने हुए। संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है और लखनऊ वालों को कितनी बेसब्री से इंतजार है इस फैसले का? देखिए, जैसे जैसे फैसले की घड़ी पास आती जा रही है वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। फिर वो चाहे वो आम लोग हों या फिर शासन और प्रशासन के लोग हैं, सबको उत्सुकता है कि क्या फैसला आने वाला है। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि फैसले के बाद जो है सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये जो है सबसे अहम पहलू है और ये जो है पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भी है। और शायद यही कारण है कि पूरे प्रदेश में अलर्ट तो घोषित किया गया है और यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1,90,000 जवानों की तैनाती भी की गई है। यही नहीं, अगर लखनऊ की सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। करीब 20 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, जिनमें कि सीआरपीएफ, आरएएफ और पीएससी के जवान हैं। इसके अलावा जो है भारी संख्या में स्थानीय पुलिस है और आसपास की जो जिले की पुलिस है उसको बुलाया गया है। ये कहा जा सकता है कि जो न्यायालय है या फिर कलेक्ट्रेट परिसर उसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। यही नहीं, जो आसपास के जो जिले हैं, और न सिर्फ जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है बल्कि आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर लगातार चप्पे चप्पे की जायजा लेने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। और इस पूरे मसले पर चूंकि फैसले की घड़ी नजदीक है, बस कुछ ही वक्त रह गया है, बरेली में सर्व धर्म संभाव बना रहे इसके लिए वहां पर यज्ञ और पूजन किया गया। और बाबा साहिब के हाथ में तो सभी विराजमान है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी दुआ करिए ताकि हम लोग सब एक तरह पूजा पाठ यज्ञ किया जा रहा है और लगातार समय भी आपसे ये अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि इसके बाद भी और भी कई कानूनी रास्ते हैं। फिलहाल इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ विधानसभा का, जहां की बाहर से शिल्पी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। शिल्पी, क्या रोज की तरह इस वक्त भी चहल पहल वहां पर नजर आ रही है या कुछ बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल रोज की तरह ही दिनचर्या यहाँ लोगों की है, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक ज्यादातर होकर के गुजरता है और रोज की तरह ये आज भी जारी है ये सिलसिला। लेकिन अगर बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी, प्रशासनिक इंतजाम अपनी जगह है, सुरक्षा व्यवस्था भी अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिल में जो भाईचारा है, एक दूसरे के लिए जो प्यार है, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और लखनऊ के लोग इसमें सबसे आगे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ऐसी मिसाल कायम होती रही है साल दर साल, जो लोगों को ये सीख देती है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि लखनऊ में ही एकमात्र दुनिया की ऐसी रामलीला होती है, मुस्लिम रामलीला, कि उसमें मुस्लिम रामलीला करते हैं और वो रामलीला के सारे ही किरदार खुद अदा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमीनाबाद क्षेत्र में है पड़ाइन की मस्जिद, जिसे एक हिंदू महिला ने अपनी मुस्लिम सहेली के लिए बनवाया था। इसके अलावा अलीगंज में अलीगंज का हनुमान मंदिर है, जिसे नवाबों की बेगम आलिया बेगम ने बनवाया था, और बजरंगबली का मंदिर है वो। तो ऐसी मिसालें यहाँ हैं और इसलिए शायद इस जगह से ये फैसला आना एक अपने आप में बड़ा संदेश है। रत्नेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश, आप बताइए। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं आप कुछ सोच रहे हैं, और क्या इस पर लग रहा है आपको, अगर संक्षेप में? निश्चित तौर पे अगर सुबह से हम लोग शहर की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिर में शहर में चल क्या रहा है, तो देखने को यही मिल रहा है कि शहर है वो अब बिल्कुल अपनी पटरी पे है, अपनी तरीके से चल रहा है जैसे रोज चला करता था। तो कहीं से कुछ भी अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कि चर्चा है कि आज फैसले में क्या होगा, और जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस पर लोगों की निगाहें हैं कि क्या जजमेंट आएगा। उसके बाद जो एक ऑप्शन बचता है उसके ऊपर लोगों की निगाहें हैं कि जो भी पक्ष हारता है या जीतता है, तो निश्चित तौर पे हारने वाला जो पक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जो अपनत्व है, जो प्यार है, जो भरोसा है, वो बिल्कुल बरकरार है। यही दिख रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, शिल्पी लौटेंगे आपके पास, और यही वजह है कि लखनऊ की जो जनता है यही मैसेज देने की कोशिश भी लगातार कर रही है, और सुबह से ही जिंदगी अपनी रफ्तार पर है। यानी कि हर रोज जिस तरह का डेली रूटीन देखा जाता है लोगों के जनजीवन में, आम जीवन में, वो आज भी नजर आ रहा है। हालांकि जगह जगह सड़क पर, चप्पे चप्पे जगहों पर, दुकानों में इस बात की चर्चा जरूर है कि क्या फैसला सुनाती है आज अदालत। तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, दोबारा उनका रख करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, आप चलते रहिए समय के साथ।
कि रिवायतों की जो चादर है तार तार न हो। क्या बात, आमीन। रिवायतों की जो चादर है इंशाअल्लाह तार तार न हो। हजारों साल की तहजीब शर्मसार न हो। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ख्याल रहे कि अपने मुल्क की पेशानी दागदार न हो। क्या लखनऊ के कलेक्ट्रेट परिसर से आप देख रहे हैं हमारी सीधी खास पेशकश। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ठीक 3:30 बजे यही वो मंच है, यही वो स्टेज है जहां से इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आखिर क्या फैसला दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से। यहाँ पर उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि आएगा और वो इस बात की जानकारी देगा। बेसब्री लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे बात करें लखनऊ की, अयोध्या की या फिर देश के बाकी हिस्सों की। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर फैसला किस पक्ष में जाता है और दूसरा पक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। लगातार हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं, उन सभी का रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सद्भावना का संदेश देने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें भोपाल की तो वहां पर पतंग उड़ाकर लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। राखी के इंसाफ को लगा जोर का झटका। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारण पर रोक, सूचना प्रसारण मंत्रालय का फैसला। दिल्ली में 71 मौत का आरोपी अमृतपाल का सनसनीखेज दावा, वो अकेला नहीं है गुनहगार। एमसीडी प्रशासन नेता सबके दामन पर है दाग। घोटालों पर चला सीबीआई का डंडा, कॉमनवेल्थ मामले में कलमाड़ी से होगी पूछताछ, तो आदर्श सोसाइटी को लेकर अशोक चौहान पर कस सकता है शिकंजा। बिहार के सासाराम में लालू की रैली के बाद टूटा मंच, एक बच्चे की मौत, हेलीकॉप्टर देखने चढ़े थे लोग। 50 रुपए पार कर सकती है प्याज की कीमत, नासिक और आसपास के इलाकों में बारिश से फसल बर्बाद, 2 महीने नहीं मिलेगी कोई राहत। और दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, ठंड ने दी दस्तक। सहारा प्रणाम, आप हैं समय के साथ और मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिग बॉस और राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शो अब रात 11 बजे के बाद ही दिखाए जा सकेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस थमाकर इन दोनों रियलिटी शोज का टाइम बदल दिया है। लेकिन क्या टाइम बदलने से इस तरह के शोज और लोगों पर पड़ने वाले इसके असर को कम किया जा सकेगा? राखी का इंसाफ, बिग बॉस पर गाज, मिला सूचना प्रसारण मंत्रालय का नोटिस, अश्लीलता के आरोप पर कार्रवाई। बिग बॉस से कलर्स उजला हुआ तो बिग बॉस से ही उसका रंग फीका भी, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की त्योरियां चढ़ गईं और जो फरमान आया है उससे बिग बॉस की बोलती बंद होना पक्का है।
रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी कि ये वक्त मुकर्रर किया गया है राखी का इंसाफ और बिग बॉस देखने के लिए। हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम ये महाबहस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत हम करेंगे बाईं तरफ से। जाने माने स्टेवादी लेखिका मनीषा जी हमारे साथ हैं। उनके ठीक बगल में आप सुदेश पचौरी, जाने माने मीडिया समीक्षक, और रोधिका भारद्वाज हमारे साथ मॉडल, और इसी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मगुरु आचार्य धर्मेंद्र। मुंबई से इस महाबहस में शामिल हो चुके हैं बिग बॉस सीजन 2 के विनर रह चुके आशुतोष कौशिक और टीवी कलाकार संघ के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी। इसके साथ ही इस महाबहस में शामिल होंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके 2 और मेंबर राहुल भट्ट और रोहित वर्मा। इन सभी से करेंगे हम चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो समय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से तय किया गया है उससे इस तरह के शोज पर, इस तरह की अश्लीलता पर, अभद्रता पर, अपशब्दों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हुए शुरुआत मनीषा जी आपसे हम कर लेते हैं। सरकार ने जो कदम उठाया है, क्या देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देर आए दुरुस्त आए भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि 11 बजे के बाद हम कुछ भी दिखा सकते हैं, क्राइम दिखाएंगे या कुछ भी। बहुत सारे घरों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जिन टीन्स के लिए आप ये कर रहे हैं कि वो रुक जाए, तो कैसे रुक जाएगा? वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके बीच में वो इसलिए देखेंगे क्योंकि आपने उस पर बैन किया हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है बैन करने का, क्योंकि बाकी जब आपने इंटरनेशनल हो गया सारा कुछ, हमारे पास विदेशी चैनल्स आ रहे हैं, HBO है, स्टार मूवीज है, वो लोग तो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, बेवॉच भी दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स भी दिखा रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स में वो देख सकता है तो इसमें भी देख सकता है, वो वहां से यहाँ आएगा। और जब आप बैन करते हैं तो खासतौर से टीन्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ा देखने वाला दर्शक है वो है जो जिसके बेडरूम में टीवी है और पेरेंट्स भी साथ में, बच्चे भी साथ में सोते हैं। तो इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, लेकिन उससे टीआरपी पे तो असर पड़ेगा ही। जैसे कि आपको ध्यान होगा जब एक सच का सामना शुरू हुआ था, टीआरपी पर असर पड़ेगा। लेकिन आप क्या मानते हैं सुधीर जी, जो कदम उठाया गया है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में इससे जो अश्लीलता फैल रही थी उस पर रोक लगाया जा सकेगा, या सरकार ने टाइम फिक्स कर दिया है कि ये टाइम होगा 11 से 5 बजे तक, आपका मन करे तो देखिए, नहीं मन करे तो मत देखिए? देखिए, जो ये आदेश है उसकी कॉपी मेरे पास है, इसमें रेगुलेशन की बात है, न कि सेंसर की बात जी। यानी कि आप अपना टाइम स्लॉट 9 से हटा करके 11 बजे के 2 करीब घंटे कर और लीजिए। बढ़ा दिया गया है। एक एडल्ट स्लॉट बनाने की बात संकेत में यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो प्राइवेट जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने वॉलंटरीली अपनी तरफ से ये चिंता बिल्कुल नहीं की कि हम इसको कैसे कोडिफाई करें। हम कमाई तो अनाप शनाप कर रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली कैसे फ्रेम करें। मैं समझता हूँ ये मौका है कि वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर्स जो एंटरटेनमेंट चैनल्स को वो बनाते हैं, चलाते हैं, वे इकट्ठा करके बैठें। जैसे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ने इकट्ठा होकर के अपने लिए कोड बनाया था, वैसा ही कोड बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम बेहतर निष्कर्षों पर पहुंच सकेंगे और अपने भीतर की तमीज़ ही को जगा सकेंगे। अभी शायद ये अराजकता है, इस अराजकता को थोड़ा संकेत दिया है। अराजकता है, लेकिन रोधिका आप क्या मानती हैं? करोड़ों पैसे लगे हुए हैं इस पर, तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं और इससे प्रमोट होकर वो आगे बढ़ते हैं, उनका नाम होता है न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। तो आपको लगता है कि उस पर इसका असर देखा जाएगा, कलाकार को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा स्लॉट तय कर देने की वजह से? वेल, ऐसा मैं नहीं मानती बिल्कुल भी, क्योंकि जिसे भी देखना है ये प्रोग्राम वो 11 to 5 के स्लॉट में जरूर देखेगा, और जिसे नहीं देखना वो 9 o'clock के स्लॉट में भी नहीं देखता था जी। और वैसे भी इंडिया में मोस्टली 9 o'clock पे मैंने देखा है जनरली अपने घर में भी जैसे सीरियल्स चल रहे होते हैं, या और भी जैसे स्टार प्लस हो गया, कोई स्टार 1 पे सीरियल्स वगैरह चल रहे होते हैं, उन सीरियल्स में भी ये चीजें दिखाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसको आप 9 o'clock के स्लॉट में दिखाते हैं, देखने वाले देखेंगे ही। आचार्य धर्मेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर रोधिका मॉडल हैं हमारे साथ बैठी हुई, उनका कहना है कि चाहे रात के 9 बजे दिखाइए या फिर 11 बजे दिखाइए, जिसको देखना है वो तो देखेगा ही, लेकिन सरकार के इस कदम पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरा मंतव्य है कि ये जो टाइमिंग फिक्स किया गया है ये गलत है जी। अश्लीलता है, वल्गरिटी है, विभत्सता है, और वो कभी भी 24 घंटे में कम से कम भारतीय चैनलों पर नहीं दिखाई जानी चाहिए जी। और ये टाइम फिक्स करना कि चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं या मलेरिया के जो जरासीम हैं उनके लिए टाइम फिक्स कर दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक मच्छर काट सकते हैं, इतना प्रदूषण फैला सकते हैं जी। तो ये प्रदूषण फैलाने का जो कार्य। फिर दूसरी बात, आपत्ति की बात जो है वो ये है कि केवल राखी के सीरियल पर
या बिग बॉस पर ही क्यों जी। मैं तो ये देख रहा हूं कि जितने और भी हैं, लाफ्टर चैलेंज हैं और कुछ भी हैं, वो सारे के सारे रियलिटी शो केवल द्विअर्थक संवाद पेश कर रहे हैं जी, अश्लीलता पेश कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से ऐसी बातें निकलवाई जा रही है जो किसी सभ्य समाज में सहन नहीं की जा सकती जी। और जिस देश में शीर्ष पदों के ऊपर देवियां बैठी हुई हैं, कम से कम उस देश में तो सभ्यता का और संस्कृति का आदर्श हम संसार के सामने क्या रखना चाहते हैं जी। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या वगैरह की है, तो वो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, भारत में किसी भी मीडिया चैनल को या इलेक्ट्रॉनिक चैनल को इस बात की इंटरटेनमेंट के नाम पर छूट नहीं दी जानी चाहिए। एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी नहीं जानी चाहिए। हमारे साथ बिग बॉस के पूर्व विनर भी जुड़ चुके हैं, आशुतोष, आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। आप विनर भी रह चुके हैं और अब बिग बॉस जिसका प्रसारण 9 बजे किया जाता था, 11 बजे के बाद ही दर्शक उसका मजा ले सकेंगे। अश्लीलता का प्रश्न है तो अश्लीलता के एक तो मायने कोई नहीं है। मैं अगर कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ उसमें कुछ अश्लीलता आ रही है तो मुझे तो अच्छा लगेगा जी। और मेरे साथ अगर कोई बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है जिसे उसके मतलब नहीं पता है, तो उसके साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो वो मुझे वाकई में अश्लीलता लगेगी। तो हम परिवार के साथ अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो अश्लील है, या अकेले देख रहे हैं तो हम तो उसका आनंद भी लेते हैं उस चीज़ का। तो अश्लील जब हो जाता है कि जब हम वो परिवार के साथ देख रहे हैं। अगर 9 बजे परिवार बैठता तो हम एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते न अपनी। अभी आज भी भारत में परिवार के अंदर बैठ के, अमेरिका तो यह है नहीं, तो भारत के अंदर तो अगर हम कोई चीज देख रहे हैं परिवार के सामने, ये जब ये अश्लीलता आते हैं तो हम एक दूसरे का सामना भी नहीं कर पाते, या माँ बैठी है उसको देख नहीं पाते, एक दूसरे से नजरें चुराते हैं जी। इसलिए इसको टाइम को आगे बढ़ा दिया गया है। और आगे टाइम बढ़ाने से एक चीज ये भी हो गई है कि आगे का 1 घंटा अश्लीलता का आना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि इससे कुछ और अच्छी अश्लीलता दिखाएं। अश्लीलता है क्या, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? सरकार ने जो रोक लगाई है फिलहाल 11 से 5 बजे तक प्रसारण की जो बात कही गई है, क्या वो सही है? गजेंद्र जी आपके ठीक बगल में बैठे हुए गजेंद्र जी, आशुतोष की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बहुत खूबसूरत लाइन मैंने अभी सुनी, भारत है हमारा, हम हैं सहारा जी। समय सहारा को मैं सबसे पहले इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका परिणाम आज आया। भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंत्री महोदय ने इस बात को बहुत गौर से देखा और हमारे जो सामाजिक मूल्यों की तरफ एक अटैक हो रहा था उसकी तरफ ध्यान रखते हुए पहला स्टेप लिया कि जो भी इस तरह का कार्यक्रम होगा उसको 11 से 5 के बीच प्रसारित किया जाएगा। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक विनती और करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इन सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए, जो पूरी विश्व में हमारा भारत जाना जाता है सामाजिक मूल्यों के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, कि हम जो हैं इसके बीच भी एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी कहीं ना कहीं नियुक्त करें जो ये फैसला करे कि 11 से 5 के बीच क्या सीमा रहेगी। अश्लीलता का मतलब जो है हमारे सामाजिक मूल्यों पर एक धब्बा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी कार्यक्रम में, अब देखिए कोई भी कार्यक्रम शुरू हो गया, इंसाफ, कोई भी एक निजी व्यक्ति इंसाफ कर रहा है, उसकी लीगल हैसियत क्या है, लेकिन क्या ये कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा कि एक देश में पैरेलल कोर्ट रन करने की कोशिश की जा रही है? सुधीर जी, आपको लगता है जो बात हमारे मेहमान कर रहे हैं और 2 घंटे क्या बढ़ा देने से जो अश्लीलता परोसी जा रही थी बिग बॉस में, आपको नहीं लगता? अब तो पामेला एंडरसन की भी उसमें एंट्री हो चुकी है, तो उस चीज को और अब बढ़ा चढ़ा कर दिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे दृश्यों पर रोक की बातें तो कहीं की ही नहीं गई है। इसीलिए यहाँ एक सीरियस बात आ गई है सामने कि अगर रात के भी शो अगर ये हैं जी, तो आप उन्हें क्या दिखाएं क्या न दिखाएं, इसके लिए भी इनको बैठना पड़ेगा जी। ये ब्लू फिल्म्स रेगुलर चैनल्स पर रन नहीं कर सकते, उसके लिए लॉकिंग करनी पड़ेगी, रेटिंग्स करनी पड़ेगी, उसके लिए आप पेड चैनल्स ले लीजिए, उसी आधार पर कुछ हो सकता है। तो इसके लिए बहुत गहरी चिंता की जरूरत है। अक्सर ये कह देता है मंत्रालय कि साहब 150-200 चैनल हम इनको देखेंगे कैसे? अरे साहब, इतना बड़ा देश है सवा अरब का, आप उसे देख रहे हैं, 150 चैनल 200 चैनल नहीं देख सकते। इसके लिए आप कुछ बजट बनाइए, कुछ 10% टैक्स लगाइए, इन सब पर सेस लगाइए। जो ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमा रहे हैं कि भाई इनको रेगुलेट करने के लिए, लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए बॉडी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहीं की वहीं खत्म हो जाए। अब जाकर सरकार ने ये निर्णय दिया है, आगे किस तरह के प्लान रहने वाले हैं सरकार के, सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, टाइम तो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन आगे सरकार अब इस पूरे मुद्दे पर क्या करने वाली है, और क्या ये माना जाए कि रात के 11 बजे अगर ठीक उसी तरह की चीजें दिखाई जाएंगी तो आगे कुछ और भी कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? पहले तो चित्रा ये समझना पड़ेगा कि आज ये निर्णय क्यों आया है। आज शायद इसीलिए ये निर्णय आया है क्योंकि आज बिग बॉस के शो में पामेला एंडरसन संभवतः आने वाली हैं।
आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। आपको बता दें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टाइम फिक्स कर दिया है बिग बॉस और राखी का शो। जो राखी का इंसाफ लगातार प्रसारित किया जा रहा था 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, सिर्फ यही वो वक्त होगा जब दर्शक इस तरह के कार्यक्रम देख पाएंगे। लेकिन क्या इस तरह के कार्यक्रम पर इस तरह की रोक की वजह से जो चीजें उसमें परोसी जा रही थी, अश्लीलता, अभद्रता, अपशब्द, क्या उस पर रोक लग सकेगी? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो काफी चर्चा में रहे जब बिग बॉस के वो कंटेस्टेंट बने। रोहित, सबसे पहले तो आपसे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो फैसला दिया है, जो रोक लगाई है, जो पाबंदी तय की गई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से इतना बोल्ड हो गया है शो, इतनी अश्लीलता दिखाई दे रही है टेलीविजन में, डेफिनेटली ये पारिवारिक शो है, बच्चे लोग साथ में रहते हैं, थोड़ा सा समाज के ऊपर थोड़ा सा गलत व्यवहार पड़ता है, थोड़ा प्रभाव गलत पड़ता है। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि शो को जो है 11 बजे कर देना चाहिए, एंड इट मेक्स मोर सेंस फॉर एवरीबॉडी। और शो को आई थिंक बॉस और राखी के इंसाफ पर जो पाबंदी लगी है उसकी वजह बताई गई है इस शो में अश्लीलता का परोसा जाना। टीआरपी की होड़ में चैनल पर अश्लीलता परोसी जा रही है जिस तरह से लगातार। और हमने देखा था, आप भी जिस शो के कंटेस्टेंट रहे थे पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त भी उस तरह की चीजें नजर आई थी, तो उस वक्त आपने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मैं नहीं मानता इस चीज को, बिकॉज मैं बिग बॉस के में जब था तो जब हम एक बार अंदर चले जाते हैं उसके बाद हमको नहीं पता चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जो भी चीजें अंदर हो रही है वो सब रियल हो रही है, और हम 24 आवर्स इन फ्रंट ऑफ कैमरास है, और हमको नहीं पता है कौन सा कैमरा हमें कवर कर रहा है, कौन सा कैमरा हमें कवर नहीं कर रहा है। शायद वो जहां कैमरे को देखती थी वहीं पर जाकर खड़ी हो जाती थी और वो सब कुछ करती थी जो तस्वीरों में हमने देखा है। बहरहाल रोहित भी लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीजन 3, सीजन 2 या 1 की बात करें, उस वक्त भी हमने राहुल महाजन, पायल रोहतगी का देखा था, पायल रोहतगी को स्विमिंग पूल के अंदर देखा था। उसे अभी तक हमारे दर्शक भूले नहीं है, और शायद यही वजह है कि शो की टीआरपी बढ़ती जा रही थी। इस तरह के दृश्य दिखाए जाने के बाद तो अब सुहागरात तक के सीन दिखाए जाने लगे, और इसी वजह से बाकायदा शादी भी करवाई गई है शो के अंदर। बहरहाल हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कौन कौन से उम्मीदवारों ने जीत हासिल की उसकी जानकारी तो आपने दे दी, लेकिन पल पल की जानकारी दर्शक कैसे हमसे जान सकते हैं, उसके लिए आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर बिहार चुनाव के परिणामों पर विशेष सामग्री पेश की जा रही है। आप उसे लॉग ऑन करके तमाम जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन भागलपुर से अभी क्या खबर मिल पा रही है? खबर मिल पा रही है कि बिहपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर शैलेश कुमार पहले आगे चल रहे थे और अब कुमार शैलेंद्र बीजेपी के आगे चल रहे हैं। कहलगांव की बात करें तो यहाँ पर सदानंद सिंह का कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, आगे चल रहे थे, लेकिन अभी आरजेडी के शोभाकांत मंडल आगे चल रहे हैं। नाथनगर में आरजेडी आगे थी, लेकिन अभी जेडीयू के अजय मंडल आगे चल रहे हैं। जेडीयू के अजय मंडल आगे चल रहे हैं। अगर भोजपुर की हम बात करें, यहाँ से क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? तरारी सीट से जनता दल यू के बाहुबली सुनील पांडे आगे हो गए हैं। पहले आरजेडी के उम्मीदवार आगे थे। जगदीशपुर से आरजेडी के भाई दिनेश आगे हो गए हैं, और शाहपुर से मुन्नी देवी आगे चल रही हैं। शाहपुर से मुन्नी देवी आगे चल रही हैं। अरवल का क्या हाल है? अरवल के बारे में क्या बताएंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरवल में बीजेपी के बाहुबली नेता चितरंजन कुमार आगे चल रहे हैं, और कुर्था की अगर बात करें तो यहाँ पे शिव वचन यादव आरजेडी के आगे चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें पिछाड़ दिया है जेडीयू के सत्यदेव कुशवाहा ने। जी चलिए, अरवल की जानकारी तो हमने दे दी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की, तो वहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है। पटाखे तो छोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मिठाइयां पहुंच चुकी हैं। और आपको बता दें, पहले से ही मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया था कि जैसे ही परिणाम आने लगे वैसे वैसे मिठाइयां आप पहुंचाते रहें। और सीएम आवास की अगर हम तस्वीरें आपको दिखा पाए, आप देख पा रहे हैं 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मिठाई खाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं बेहद उत्साह के साथ। दोनों तस्वीरें यहां पर हैं, और एक तरफ आप देख पा रहे हैं दूसरे खेमे में मायूसी, यानी कि अगर जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो उत्साह वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि अपेक्षा से अधिक सीटें यहां पर हासिल की हैं जेडीयू और बीजेपी ने। जबकि अगर आरजेडी और एलजेपी की बात करें तो वहां दावे लगातार किए जा रहे थे लालू प्रसाद यादव की ओर से। तरह तरह के जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया था चुनावों के वक्त, लेकिन वो सारे जुमले धरे के धरे रह गए। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, अगर आप देख पाए, जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और वहां पर ट्रकों से भरकर पहुंची है मिठाइयां। इस तरह की खबर हमें मिल पा रही है। और यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2010 की किस तरह की तस्वीर बनी है। जेडीयू, आपको बता दें, जो शुरुआती रुझान मिले हैं 99 सीटों पर जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और बीजेपी के
82 सीटों पर 55 सीटें 2005 में बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन 82 यानी कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा यहां पर बीजेपी की तरफ रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आरजेडी की हम बात करें, 2005 में आरजेडी के खाते में कुल 54 सीटें थी, लेकिन इस बार 33। रुझानों के अनुसार तो यही पता चला है। बहरहाल इस ट्रक में मिठाई भरकर जाती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास, जहां पर कार्यकर्ता तो पहुंचे हुए हैं जैसे जैसे रुझान आने लगे थे, और अब ट्रक में भरकर मिठाइयां भी वहां पर मंगवाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं वहां पर, और खुशी का माहौल इस वक्त न सिर्फ मुख्यमंत्री आवास बल्कि अगर बात करें बीजेपी के ऑफिस की तो हर जगह इसी तरह का नजारा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। जेडीयू बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, हालांकि एग्जिट पोल ने पहले ही साफ कर दिया था, तस्वीर बयां कर दी गई थी कि जो नतीजे होंगे वो बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए के पक्ष में आएंगे, और अब नतीजे भी यही साबित कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में एक दूसरे को किस तरह से मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, और जितने प्रेस के लोग भी मौजूद हैं उनको भी मिठाई बांट रहे हैं जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है। उम्मीदों से कहीं ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, और आपको बता दें पहले एग्जिट पोल सहारा समय की ओर से भी हमने आपके सामने रखा था, और उस वक्त भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे थे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि जब अपनी हार को स्वीकार करेंगे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद वो किस तरह के बयान देते हैं। फिलहाल जश्न का माहौल नजर आ रहा है, चाहे हम बात करें बीजेपी मुख्यालय की या फिर नीतीश कुमार के आवास की, हर तरफ बिल्कुल उसी तरह का नजारा नजर आ रहा है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्तार साहब, बधाई आपको दे दी जाए, काफी ज्यादा उम्मीदों से कहीं ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के खाते में। जी धन्यवाद। निश्चित तौर से जो रिजल्ट है वो अपेक्षा के अनुरूप है, और मैं बिहार की जनता और चुनाव आयोग और बिहार की सरकार के काम को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ ये पहला चुनाव है कई दशकों के बाद जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त ही नहीं हुआ, बल्कि इस चुनाव में न कोई हिंसा हुई, न कोई मारकाट हुई, न कोई लूट हुई, और पूरी तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने बहुत ही भयमुक्त माहौल में और स्वतंत्र ढंग से किया। मैं ये चुनाव केवल ये चुनाव पूरे के पूरे देश के राजनीतिक माहौल के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि शुद्ध रूप से जातीय और संकीर्ण राजनीति के बैसाखी पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले लोग केवल घोषणाओं और जाति आधार पर राजनीति करके ही सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते। अब देश की जनता उस सरोकार को, उससे जुड़े सरोकार को, देश के सरोकार को जो भी सरकार प्राथमिकता देगी उस सरकार को लोग चुनेंगे। विकास के मुद्दे को जो भी सरकार प्राथमिकता देगी उसे लोग सरकार बनाएंगे, चुनेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं अगर एनडीए की हम बात करें। लेकिन आप लोगों ने किस तरह की उम्मीदें पहले से की हुई हैं, कितनी सीटें एनडीए के खाते में आएंगी? देखिए, हमें अपेक्षा थी कि इसी तरह के बहुमत की और इसी तरह के रिजल्ट की। निश्चित तौर से देखिए, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और भारतीय लोकतंत्र इसीलिए महान है कि देश की जनता उसकी मालिक है, और देश की जनता बहुत पैनी नज़र से देखती है। और ख़ासतौर से बिहार जो देश की को राजनीतिक दिशा हमेशा देता रहा है, और पिछले 15 वर्षों में अगर आप देखें इन 5 साल को छोड़ करके, तो जो बिहार के हालात थे उस हालात से बिहार की छवि और बिहार की तस्वीर को बहुत ही धक्का लगा था। पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो एक विकास का माहौल, एक सुशासन का माहौल और एक लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने का जो माहौल पैदा किया, उसी के लिए दोबारा लोगों ने हमारी सरकार को फिर से जनादेश दिया है। और ये चुनौती है, हमें खुशी है कि हमें बिहार की जनता ने जनादेश दोबारा दिया है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछला जो जनादेश था, विकास के मुद्दे के साथ आप लोग मैदान में आए थे, और विकास को ही ध्यान में रखते हुए जनता ऐसा लग रहा है कि आपको चुनती हुई, गद्दे पर बैठाती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने के बाद अब आप लोगों की पहली प्राथमिकता क्या होगी?
पहली प्राथमिकता जो हमारा विकास का काम है, जो अधूरे काम है, उन कामों को पूरा करना, लोगों में हर आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे। जी, यहाँ पर आपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का क्या एक बात समझ से परे है कि जब भी जीत होती है कांग्रेस की उसका श्रेय दे दिया जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। इस बार भी उन लोगों ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, लेकिन जब हार हुई है तो आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के सिर ये सारी चीजें फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर से सरकार बनती है तो उसका श्रेय सोनिया जी को, राहुल जी को है, लेकिन अगर कहीं नुकसान होता, अगर पूरे देश में कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार आई तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जनता ने सोनिया जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर से केंद्र में अगर दोबारा सरकार में दिया और कांग्रेस यूपीए 2 बनी है, तो क्या बिहार की जनता में अंडर करंट नहीं रहा होगा? लेकिन बिहार की जनता में अंडर करंट था। आप पता करिए, लोकसभा के चुनाव के बाद लोगों के मन में एक धारणा थी कि नीतीश सरकार का विकल्प कोई बनेगा तो कांग्रेस बनेगी। मोदी जी, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इन नतीजों के बाद अब नए संबंध बनते हुए हमें नजर आएंगे बिहार में? देखिए, एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि जब दो ग्रुप्स बुरी तरह हार जाते हैं तो उनके एनिमोसिटी खत्म हो जाता है, उनके एक बिगर एनिमी आ जाते हैं। तो यहाँ तो दोनों के बिगर एनिमी अभी नीतीश कुमार बन गए। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कांग्रेस में रीथिंक हो सकता है। ये लोग तो जंप करने के लिए बैंडवागन में रेडी हैं, लालू एंड रामविलास पासवान। ये तो जंप करने के लिए बैंडवागन है क्योंकि वो देखे हैं कि उनसे बिछड़ के उनकी हालत खराब हो जाए। ओनली नेशनल स्टेज में अगर रहेंगे तो उनके भी एक अस्तित्व बरकरार रहेगा, इसलिए वो चाहेंगे कांग्रेस भी शायद अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए शायद अपने डिसीजन को उम्मीद यही कर सकते हैं कि अब कांग्रेस अगले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस तरह का रिस्क नहीं लेगी जिस तरह से नतीजे आए हैं इस बार। अभी तो मुझे लगता है कि ये अभी कोई इलेक्शन है नहीं, तो स्टेटस क्यों बना रहेगा। राजद और लोजपा साथ रहेंगे, कांग्रेस अपनी अलग जमीन तलाश करने का जो दावा करती रहेगी। मुझे आगे भी नहीं दिखाई देता कि कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ री अलायंस करेगी, क्योंकि कांग्रेस को बिहार में मजबूत होने के लिए जो उसने खेल खेला है उसको वो आगे बढ़ाएगी। 15 साल तक वो लालू के साथ रह चुकी है और सच पूछिए तो एलजेपी अगर लालू के साथ मतलब ये सब कह रहा है कि अगर लालू जी ने अपने को मुख्यमंत्री नहीं पेश किया होता तो शायद स्थिति ये नहीं होती। यूपी की तर्ज पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी बिहार में, ये आपको नजर आ रहा है? एकदम मुझे लगता है यूपी के तर्ज पे बिहार अपनी जमीन, अपना ग्राउंड, अपना बेस खुद बनाएगी वहाँ पे, और वो रीजनल पार्टियों को, तीनों को वो अपना एक राइवली मान के चलेगी। सेंटर पे अगर उसे कोलिशन की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है सेंटर में वो सहयोग ले ले। जी देखिए दिनेश, हम लोग करते हैं बेगूसराय का। सीपीआई के एक नेता वहां से आगे चल रहे थे बेगूसराय से, और क्या खबर मिल पा रही है? हाँ, अभी फिलहाल जो खबर आई है ये तेघरा से, ये परिसीमन के बाद नई सीट बनाई गई है। पहले इसे बरौनी के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर जमशेद अशरफ को पीछे छोड़कर ललन कुंवर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। जमशेद अशरफ नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो पहले अब बीजेपी के ललन कुमार बेगूसराय से आगे चले हैं अभी जो खबर हमें मिल रही है। इसके अलावा हम रुक करना चाहेंगे दरभंगा का। दरभंगा से क्या खबर है? चित्ता, दरभंगा में जो गोला बोराम नई सीट है, परिसीमन के बाद नया इलाका बना था, यहाँ से आरजेडी के डॉक्टर महावीर प्रसाद आगे। डॉक्टर महावीर प्रसाद यहाँ से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से खालिद क्या खबर मिल पा रही है? राम सेवक सिंह हथुआ से आगे चल रहे हैं। परिसीमन के बाद ये नया सीट बना था और यहाँ से राम सेवक सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं ये आगे चल रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवार हैं आगे चल रहे हैं। परिसीमन के बाद नई सीट जुड़ी हुई। चलिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं और उनके पास रुझान आ रहे हैं। लोग क्या बताएंगे, आप क्या जानकारी? अभी खबर है खैराघाट से जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं शहनवाज केपी वो आगे हैं, और कुशेश्वर स्थान से एलजेपी के रामचंद्र पासवान आगे हैं। रामविलास पासवान के भाई भी हैं और ये नई सीट। चलिए, नई सीट पर रामविलास पासवान के भाई आगे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और किसके पास क्या जानकारी? बेगूसराय का रुख करेंगे, बताइए आप। ये बता दूं आपको, नरेंद्र सिंह मठियानी सीट से आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह पहले भी रह चुके हैं विधायक और अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और एक खबर ये आ रही है कि साहेबपुर कमाल से परवीन अमानुल्लाह जेडीयू की उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रही हैं। ये बता दें कि वो चीफ सेक्रेटरी की वाइफ है। जी चलिए, चीफ सेक्रेटरी की वाइफ है। आगे पीछे लगातार शुरू है। पर आपको बता दें
दें कि 115 सीटों के साथ जो शुरुआती रुझान हमें मिले हैं, एनडीए के खाते में 115 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझान के मुताबिक जाते हुए नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आरजेडी और एलजेपी की, तो उनकी स्थिति यहाँ पर खस्ता हाल नजर आ रही है। साधु यादव पीछे चल रहे हैं, बूथ नंबर 10 यही खबर आ रही है, क्या जानकारी देंगे आप? पीछे चल रहे हैं और गोपालगंज से सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं जो कि बीजेपी के हैं। वहीं गोपालगंज से दूसरी खबर बरौली से है, जो राम परवेश राय आगे चल रहे हैं। वहीं मंजीत सिंह जो बैकुंठपुर से आगे चल रहे हैं। खबरें क्या मिल रही हैं अभी तक? कितने जो पहले नंबर पर है साधु यादव, कितने वोटों से पीछे हैं? अभी एग्जैक्ट वोटों का पता नहीं चला है, लेकिन अभी ये खबर आई है कि साधु यादव अभी पीछे चल रहे हैं। साधु यादव, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के साले साहब और इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रहे हैं। सुबह सुबह हमने देखा था शुरुआती रुझान आए थे, साधु यादव आगे चल रहे थे, लेकिन अभी के खबर के मुताबिक साधु यादव पीछे चल रहे हैं। और दरभंगा से क्या खबर मिल रही है आलोक? बहादुरपुर से हरिनंदन जी आगे चल रहे हैं, कि नई खबर आई? बहादुरपुर से हरिनंदन जी आगे चल रहे हैं, ये खबर मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि गोपालगंज से जो खबर हमें मिल रही है, सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि साधु यादव पीछे चल रहे हैं। एक तरफ राबड़ी देवी पीछे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ साधु यादव। देखिए, इस वक्त भागलपुर से काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, क्या खबर मिल पा रही है? शुरुआती दौर में जो उन्होंने बताया था कि अश्विनी चौबे आगे चल रहे हैं, लेकिन अब वो पिछड़ गए। कांग्रेस के जो अजीत शर्मा है, उन्होंने उनको पछाड़ा है। शुरुआती रुझान जो उन्होंने बता रहे थे कि अश्विनी चौबे आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी के जो हाल फिलहाल के जो रुझान है, उसमें कांग्रेस के अजीत शर्मा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजीत शर्मा आगे चल रहे हैं। शुरुआती जो रुझान मिले हैं, आपको बता दें, अश्विनी चौबे सबसे महत्वपूर्ण। कई बड़े बड़े दिग्गज ऐसे नाम हैं जो पिछड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी की हमने बात की, साधु यादव और अश्विनी चौबे यहाँ पर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं। बेगूसराय से कुछ खबर मिल रही है, क्या जानकर देंगे आप? चेरिया बरियारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय में, वहां पर बीजेपी की मंजू वर्मा हैं, वो आगे चल रही हैं। फिलहाल सिटिंग एमएलए यहाँ के अनिल चौधरी हैं, लेकिन फिलहाल मंजू वर्मा बीजेपी की वो आगे चल रही है। बीजेपी की जो मंजू वर्मा है वो आगे चल रही है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर। और यहाँ पर आपको बता दें, एनडीए के लिए कुल मिलाकर अच्छी खबर लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और अगर इस वक्त की हम जानकारी दें तो 125 सीटें जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक मिल रही हैं। 125 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव, जो लगातार सुबह से टीवी देख रहे हैं, चिपके हुए हैं टीवी से, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, उनके लिए बेहद मायूसी भरी खबर। देखिए, धीरे धीरे करके जो रुझान है वो अपनी गति पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर किमी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं अररिया से हमें जानकारी देने के लिए। बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि सिक्की से विजय मंडल ने बाजी मारी है। एलजेपी से ये ताल्लुक रखते हैं। जोकीहाट से सरफराज आलम जेडीयू से आगे है। अब तक यहाँ पर मुस्लिम विधायक ही में कुल 6 सीटें हैं। अरवल के बारे में क्या जानकारी? जी हाँ, अरवल के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अरवल में लेफ्ट के महानंद प्रसाद सीपीआई एमएल के हैं, वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे अभी मौजूदा विधायक जो हैं वो वैसे क्या कहते हैं, मौजूदा विधायक है वो दुलारचंद सिंह है। और अगर हम कुर्था की बात करें तो वहाँ पे जेडीयू के सत्यदेव कुशवाहा वो भी आगे चल रहे हैं। जी मुर्तजा, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ से क्या खबर मिल पा रही है? डुमरांव में नीतीश कुमार ने जुआ खेला था दाऊद अली के साथ, वो कामयाब नजर आ रहा है जी। यहाँ से जो सिटिंग एमएलए है ददन यादव, जो बाहुबली एमएलए हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा ददन यादव ने ब्रह्मपुरा से भी चुनाव लड़ा था और वहाँ पे उनके आने से ये फर्क पड़ा है कि जो अजीत चौधरी जो है आरजेडी के जो एमएलए थे वो पीछे हैं और बीजेपी की दिलमणि देवी है वो आगे। जी बक्सर से जो रुझान आ रहे हैं उसके बारे में तो आपने जानकारी ले ली है। आगे बढ़ते अगले जिले का रुख करते हैं। भोजपुर का क्या हाल है? 7 में से 5 के रुझान आ गए हैं, जिसमें बरहरा सीट पर जो मौजूदा विधायक थी आशा देवी वो पीछे चल रही हैं। आरजेडी के राघवेंद्र प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। जबकि आरा जिले के आरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 3 बार विधायक रह चुके अमरेंद्र प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं।